स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों के योगदान के समय उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के कठिनाइयों के बारे में जो विभाग ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, इसके लिए विभाग का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों के मन में बहुत सारे सवाल थे, जैसे कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो छुट्टी पर हैं, लंबे अवकाश पर हैं, और कुछ विद्यालय ऐसे हैं जिसका मर्ज कर दिया गया है, और कुछ शिक्षकों का उर्दू कोटि का सामान्य में या सामान्य का उर्दू में हो गया है। तो और प्रधान शिक्षक जो खुद नियोजित हैं और वे अपने विद्यालय में प्रभार में भी हैं, तो वे कहाँ योगदान करेंगे और योगदान के समय कौन कौन से पेपर हमें देने हैं, उसके बारे में जानकारी लेंगे। तथा कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जो प्रधान शिक्षक में भी उसका काउंसलिंग करा चुके हैं या काउंसलिंग कराएंगे, उनका रिजल्ट हो गया है, तो वे कब योगदान करेंगे विशिष्ट शिक्षक के रूप में कि नहीं करें। और भी जो सवाल हैं उसके बारे में विभाग के द्वारा जो लेटर आया है उसके पहले उसको देख लेते हैं और फिर हम लोग जो दूसरी जानकारी है वह प्राप्त करेंगे। पहला बिंदु है, जो नियोजित शिक्षक वर्तमान में नियोजन इकाई द्वारा निलंबित हैं और विशिष्ट शिक्षक के पद पर चयनित हैं, उनका योगदान निर्धारित अवधि में किस प्रकार होगा। तो इसका विभाग के द्वारा जो जवाब दिया गया है कि निलंबन की समाप्ति के उपरांत उनका योगदान लिया जाएगा। अगला सवाल है, जो महिला नियोजित शिक्षिका वर्तमान में नियोजन इकाई द्वारा स्वीकृत मातृत्व अवकाश का उपभोग कर रही है और विशिष्ट के रूप में चयनित हैं, वे निर्धारित अवधि में किस प्रकार योगदान करेंगे। तो इसका जो विभाग के द्वारा जवाब दिया गया है, ईएल, स्टडी लीव, मेडिकल लीव, मैटरनिटी लीव पर रहने वाले शिक्षक शिक्षिका जिला शिक्षा पदाधिकारी के ईमेल पर योगदान प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। वे अवकाश में ही माने जाएंगे, परंतु योगदान के उपरांत संबंधित अवकाश के शेष अवधि का औपचारिक स्वीकृति आदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया जाएगा। विशेष परिस्थिति के कारण कोई शिक्षक शिक्षिका विभाग द्वारा योगदान हेतु निर्धारित अवधि 1/1/2025 से 7/1/2025 के बीच भी योगदान कर सकते हैं। ऐसे शिक्षकों को योगदान की तिथि से विशिष्ट शिक्षक का वेतन अनुमान्य होगा। यानी आप किसी प्रकार के किसी प्रकार के भी लंबे अवकाश पर हैं तो आप जिला शिक्षा पदाधिकारी के ईमेल पर अपना योगदान समर्पित कर सकते हैं या खुद भी उपस्थित होकर योगदान ले सकते हैं। लेकिन आपको जो इसके बाद का जो अवकाश का अवधि है, उसके लिए आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ से उसकी स्वीकृति लेनी पड़ेगी। क्योंकि आप अभी तक नियोजन इकाई से स्वीकृति पर अवकाश में थे, लेकिन अब आपका नियोजन इकाई ही भंग हो जाएगा, तो ऐसे स्थिति में आपको जिला से उसका अनुमति लेना पड़ेगा। अगला है, जो नियोजित शिक्षक वर्ग 1 से 5 के पद पर हैं और सक्षमता परीक्षा वर्ग 6 से 8 में उत्तीर्ण हुए हैं, वे विशिष्ट शिक्षक के रूप में वर्ग 1 से 5 के पद पर योगदान कर सकते हैं अथवा नहीं। तो इसका जवाब दिया गया है, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा आवेदन किस परिस्थिति में स्वीकृत किया गया। यदि ऐसा था तो काउंसलिंग में डाउटफुल करना चाहिए था। ऐसे शिक्षकों का योगदान तत्काल स्थगित रखा जाएगा, इस पर अलग से निर्णय लिया जाएगा। यानी किसी का 1 to 5 में शिक्षक हैं और वह सक्षमता परीक्षा 6 to 8 में पास किए हैं या 6 to 8 में
पदस्थापित हैं और सक्षमता परीक्षा 1 to 5 का पास किए हैं, तो ऐसे स्थिति में उसका योगदान स्वीकृत नहीं किया जाएगा। और यही स्थिति है जो नियोजित शिक्षक 1 to 5 में वर्ग उर्दू विषय के शिक्षक हैं और सक्षमता परीक्षा सामान्य विषय में उत्तीर्ण हुए हैं, वे विशिष्ट शिक्षक के रूप में उर्दू विषय के पद पर अथवा सामान्य विषय के पद पर अथवा दोनों विषय में से किसी एक विषय के पद पर योगदान कर सकेंगे अथवा नहीं। इसका भी जवाब दिया गया है कि उसका योगदान तत्काल स्थगित रखा जाना है और अलग से विभाग इस पर कोई निर्णय बाद में लेगा, तो उसके बाद आपका योगदान किया जाएगा। अगला है नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा 1 देने के समय जिस भवनहीन भूमिहीन विद्यालय में पदस्थापित थे वह वर्तमान में किसी अन्य विद्यालय के साथ संविलयनित मर्ज्ड हो गया है, वैसे नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक के रूप में संविलयनित विशिष्ट शिक्षक के रूप में किस विद्यालय में योगदान करेंगे। यानी बहुत सारे विद्यालय भूमिहीन था या भवनहीन था, तो उन विद्यालयों को निकटतम विद्यालय में मर्ज कर दिया गया, तो वे शिक्षक और सभी बच्चे भी उसी विद्यालय में मर्ज हो गए। लेकिन फॉर्म भरने के समय में पुराने विद्यालय का ही यूडाइस कोड का यूज हुआ था, तो उसके नियोजन पत्र में भी पुराना विद्यालय का नाम ही है। और फिर अभी जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ है उसमें भी पुराने विद्यालय का ही नाम अंकित है। ऐसी स्थिति में उसे जिस विद्यालय में मर्ज किया गया है उसी विद्यालय में उसे योगदान करना है। ये विभाग का ये बड़ी समस्या थी, तो विभाग के द्वारा इसका स्पष्ट आदेश दिया गया है। और जो नियोजित शिक्षक खुद किसी विद्यालय में प्रधान शिक्षक के पद पर हैं, अभी प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं वे, तो उसको कहाँ योगदान करना है, तो इसका भी विभाग के द्वारा कहा गया है कि स्वयं के समक्ष योगदान कर सकते हैं और उसमें कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। प्रखंड कार्यालय या जिला कार्यालय किसी अन्य कार्यालय में उसे योगदान करने की आवश्यकता नहीं है। और जो सबसे बड़ा सवाल है कि योगदान के समय में कौन कौन से पेपर हमें जमा करने हैं, तो जो सूचना मिल रही है जिला कार्यालय से, तो उसके अनुसार किसी भी प्रमाण पत्र की मांग नहीं की गई है। केवल जो आपको औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ है और योगदान पत्र प्राप्त हुआ है उसी का छाया प्रति विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास अपना योगदान के रूप में समर्पित करेंगे। फिर वे उस योगदान पत्र को लेकर जिला कार्यालय में उसे ऑनलाइन एंट्री करवाएंगे। ये काम प्रधान शिक्षक का, आपके विद्यालय के जो प्रधान हैं उनका काम है। आपका काम सिर्फ आपका साइन, उसमें भी आपका भी साइन होगा और विद्यालय प्रधान का साइन और मोहर दोनों चीज होगा। और प्रधान शिक्षक के रूप में जो चयनित हैं उसे भी योगदान कर लेना ही उचित है। और सभी शिक्षकों का ये जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि हम कब योगदान करें, 1 को, 2 को या 2 के बाद 7 तक किसी दिन, तो ये आपके सहूलत पे डिपेंड करता है। 1 को या फिर बाद में करें। इसमें विभागीय किसी प्रकार की कोई आपको इंक्रीजमेंट का नुकसान नहीं होने वाला है। आप 1 को भी करेंगे या अन्य किसी दिन करेंगे, तब भी आप विभाग के द्वारा जो निर्णय होगा वह सभी विशिष्ट शिक्षक के लिए समान रूप से होगा। इसलिए इंक्रीजमेंट का नुकसान होगा या बेनिफिट होगा, वह 1 तारीख या 2 तारीख वाले के लिए अलग अलग कुछ भी नहीं है। इसलिए
जो जितना जल्दी मिल रहा है तो ले लें, अच्छी बात है। फिर भी ये आपके विवेक पर निर्भर है, लेकिन 1 तारीख को करना ज़्यादा अच्छा होगा। धन्यवाद दोस्तों।